अच्छा, जब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कावासाकी डिजीज़। कावासाकी डिजीज़ का इन्होंने सबसे पहले एक केस प्रेजेंट किया है। इस पिक्चर को भी आप देखें साथ साथ तो ज़्यादा इजी हो जाएगा कि एक बच्चा है और वो प्रेजेंट करता है 4 साल का बच्चा है, प्रेजेंट करता है हिस्ट्री ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। ठीक है, स्पाइकिंग फीवर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड का। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में बच्चे को बायलेटरल कंजक्टिवाइटिस है आँखों में। ठीक है, ड्राई क्रैक्ड लिप्स हैं उसके, टंग उसकी स्ट्रॉबेरी टंग है, और इसके अलावा बच्चे को जो है मैक्यूलोपेपुलर ट्रंकल रैश है। इस तरह देखें, मैक्यूलोपेपुलर ट्रंकल रैश। हैंड एंड फुट पे उसको एडिमा है और इनलार्ज नॉन सुपरेटिव राइट एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड। ठीक है, एंटीरियर सर्वाइकल जो लिम्फ नोड है, राइट एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड, वो नॉन सुपरेटिवली इनलार्ज है। उसकी फिंगर्स जो हैं इस तरह पील हो रही हैं, पीलिंग फिंगर। बच्चे को ग्रेड 2/6 का सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर भी है। ठीक है, 2/6। एंजियोग्राफी की गई तो उसमें कोरोनरी आर्टीरियल एन्यूरिज्म मिला है। ठीक है, तो ये एक टिपिकल केस इन्होंने कावासाकी डिजीज़ का प्रेजेंट किया है। एक्चुअली ये एक अक्यूट फिब्राइल डिजीज़ होती है जो फर्स्ट जापान में डिस्क्राइब हुई। अक्यूट फिब्राइल डिजीज़ है। ठीक है, ये इलनेस जो प्रीडोमिनेंटली यंग बच्चे होते हैं ना, 80% बच्चे जो हैं 5 साल से कम उम्र के होते हैं उनमें होती है, और ये इवन 1 साल की उम्र से पहले भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो है कि याद रखें कि इसमें एटलीस्ट 5 दिन तक बच्चे को बुखार परसिस्ट करे, नंबर 1 ये। दूसरा कि उसको कोई भी 4 प्रिंसिपल फीचर्स एटलीस्ट होने चाहिए। कौन से हैं वो 4 प्रिंसिपल फीचर? नंबर 1, उसकी एक्सट्रीमिटीज़ में चेंज हो। ठीक है, अगर आप ये देखें इनमें से कोई भी 4 होने चाहिए। नंबर 1, चेंजेस इन द एक्सट्रीमिटीज़, अक्यूट या सब अक्यूट। अक्यूट में उसके एरिथमा ऑफ द पाम, सोल्स या इडीमा ऑफ द हैंड एंड फीट। दूसरा, अगर सब अक्यूट है तो उसमें पेरीएंगल पीलिंग ऑफ द फिंगर। इस तरह आप यहाँ पे आपने देखा पेरीएंगल पीलिंग हो फिंगर्स की, टोज़ की इन द वीक 2 and 3। ठीक है, तो ये चेंजेस इन द एक्सट्रीमिटीज़ हो गया। पहला था कि फ़ीवर एटलीस्ट 5 दिन तक परसिस्ट करे। दूसरा, इन 5 में से कोई भी 4 चीज़ें हों, एटलीस्ट 4 फीचर्स हों। या तो एक्सट्रीमिटीज़ में ये एरिथमा एडिमा हो या पीलिंग हो, या फिर नंबर 2 उसको पोलीमॉर्फस एक्जेंथीमा हो। ठीक है, यानी पोलीमॉर्फस रैश हो, मैक्यूलोपेपुलर या अर्टिकेरियल स्कारलेंटिफॉर्म बॉडी पे या डायपर वाले एरिया पे, डायपर वाले जगह पे भी कोई रैश हो। ठीक है, तो इसका आप निमोनिक भी याद कर सकते हो, क्रैश। सी से जो है वो कंजक्टिवाइटिस है। ठीक है, आर से आपने याद रखना है ये रैश की बात होगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ए से आप याद रखें, सी से ये हो गया कंजक्टिवाइटिस, बायलेटरल बल्बर कंजक्टाइवल इंजेक्शन विदाउट एक्सूडेट, यानी बच्चे को जो है बायलेटरल नॉन एक्सूडेटिव यानी बगैर पस के या डिस्चार्ज के उसकी रेड आइज़ हो, सिर्फ दोनों आंखें रेड हो। ठीक है, इन्फेक्शन हो, कंजक्टाइवल इन्फेक्शन। चौथा जो है बच्चे के लिप्स में चेंजेस हों या ओरल कैविटी में, यानी उसके एरिथमा हो, लिप क्रैक हो या स्ट्रॉबेरी टंग हो, डिफ्यूज़ इन्फेक्शन ऑफ द ओरल एंड फेरेंजियल म्यूकोजा। तो यानी एस से आ जाता है स्ट्रॉबेरी टंग। कंजक्टिवाइटिस रैश, ए से एडिनोपैथी है, वो मैं आपको बताती हूँ, ये देख लें। ए से एडिनोपैथी है, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी हो, मोर देन 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर, यूजुअली यूनिलेटरल, यानी इसमें सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी होगी। नोड्स जो है लिम्फ नोड्स स्वॉलन होंगे गले में, नेक में, लेकिन एक साइड पे होंगे, यूनिलेटरल, और वो 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो कंजक्टिवाइटिस है बच्चे को। रैश अगर आपको मिल रही है, एडिनोपैथी मिल रही है, ऐसे उसमें आपको जो है स्ट्रॉबेरी टंग मिल रही है, स्ट्रॉबेरी टंग या ओरल म्यूकोजा चेंजेस, उसमें रेड या क्रैक्ड लिप्स भी हो सकते हैं, डिफ्यूज़ रेडनिंग भी हो सकती है माउथ एंड फेरिंग्स की, या क्लासिक स्ट्रॉबेरी टंग भी हो सकती है। एच से जो है हैंड्स एंड फीट के चेंजेस। ठीक है, एच से हैंड एंड फीट में आपने याद रखना है कि एरिथमा यानी रेडनेस हो, जो पहला पॉइंट था, रेडनेस हो, एंड इडीमा यानी स्वेलिंग पफीनेस हो हैंड एंड फीट की इन द अक्यूट फेज, या फिर स्किन पीलिंग हो, डीस्क्वामेशन हो इन द सब अक्यूट फेज। अक्यूट होगी तो एरिथमा एडिमा होगा, सब अक्यूट हो तो उसमें स्किन पीलिंग हो। ठीक है, तो CRASH कंजक्टिवाइटिस, रैश, एडिनोपैथी, एस से जो है वो स्ट्रॉबेरी टंग, एच से हैंड्स एंड फीट चेंजेस। ठीक है, तो ये इसमें जो है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ये 5 प्रिंसिपल क्राइटेरिया है।
कावासाकी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें इसने नोट दिया है, इसने कहा एक्सक्लूजन ऑफ द अदर डिजीज़ विद द सिमिलर फाइंडिंग, उनको एक्सक्लूड करना है। नोट ये है कि पेशेंट जिनको एटलीस्ट 5 दिन तक फीवर होता है और इनमें से लेस देन 4 प्रिंसिपल क्राइटेरिया क्राइटेरिया है तो कैन बी डायग्नोज विद कावासाकी डिजीज़ व्हेन द कोरोनरी आर्टरी एब्नॉर्मलिटीज आर डिटेक्टेड बाय इको या एंजियो। यानी हमने तो ये कहा ना कि एटलीस्ट 5 दिन से ज़्यादा टाइम तक उसको, यानी एटलीस्ट 5 दिन तक उसको फीवर हो, लेकिन हमने कहा था इन 5 में से 4 फीचर्स होने चाहिए तो हम कहते हैं। लेकिन अगर आपको 4 नहीं मिल रहे हैं, बुखार तो है, बच्चे को एक बच्चा आया है, बच्चे बुखार तो है 5 दिन तक, लेकिन उसमें 4 से कम फीचर मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, 1 मिल रहे हैं, तो तब भी आप उसको कावासाकी कहोगे अगर उसमें इकोकार्डियोग्राफी पे या एंजियोग्राफी पे आपको कोरोनरी आर्टरी एब्नॉर्मलिटीज डिटेक्ट हो रही हैं, ठीक है, तो उसको भी हम कावासाकी कहेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 4 प्रिंसिपल क्राइटेरिया कावासाकी डिजीज़ डायग्नोसिस कैन बी मेड ऑन डे 4 ऑफ इलनेस, ठीक है। मोर देन 4 अगर आप इसको इसमें क्राइटेरिया मिल रहे हैं तो आप चौथे दिन पे, 4 दिन जब हो जाएंगे इलनेस के, तो भी आप कहोगे कावासाकी है। लेस देन 4 है, आसान लफ्ज़ों में कहते हैं कि लेस देन 4 चीज़ें मिल रही हैं आपको, 5 दिन से बुखार है, लेकिन अगर इको या एंजियो पे कार्डियक कोरोनरी एब्नॉर्मलिटीज़ मिल रही हैं तो हम कहेंगे कावासाकी। लेकिन अगर मोर देन 4 मिल रहा है क्राइटेरिया, तो 4 दिन जब गुजर जाएंगे इलनेस को, तो हम कहेंगे इट इज़ अ कावासाकी डिजीज़, ठीक हो गया। अच्छा, ये फिगर है जिसमें क्लिनिकल फाइंडिंग इसने कावासाकी डिजीज़ का बताया है कि इसमें अक्यूट, सब अक्यूट और कन्वालेसेंट फेज़ होता है। फीवर है, ठीक है, अक्यूट में फिर यूँ स्पाइक करता है, फिर सब अक्यूट तक कम हो जाता है। आर्थराइटिस भी जो है इन दोनों के दरमियान ही स्पाइक करती है। कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशन अक्यूट में ज़्यादा है, फिर सब अक्यूट में भी ज़्यादा हो जाती हैं। इसी तरह फिर इसने यहाँ पे स्किन चेंजेस जो हैं वो लिखे हैं, तीनों में, कन्वालेसेंट में भी वो मिलते हैं हमें। लिप्स म्यूकोसा कंजक्टिवाइटिस अक्यूट में है, सर्वाइकल एडिनाइटिस अक्यूट में, थ्रोम्बोसाइटोसिस भी अक्यूट सब अक्यूट दोनों में है, ठीक है। तो अब इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है? ये तो क्राइटेरिया था इसको डायग्नोसिस करने का। बच्चा जो है आपके पास आता है तो उसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें 1 to 2 वीक्स की मिलती हैं। एक तो आपने याद रखना है कि इसमें अक्यूट फिब्राइल फेज़ होता है, 1 से 2 हफ्तों तक वो चलता है अक्यूट फिब्राइल फेज़, ठीक है। दूसरा इसमें होता है सब अक्यूट फेज़, ठीक है, सब अक्यूट फेज़। तो अक्यूट फिब्राइल फेज़ में हाई फीवर होगा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट का, और बच्चा एंटीबायोटिक्स को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हुआ, उसका हाई फीवर। अच्छा, ये बुखार जो है इसको 1 से 2 हफ्तों तक परसिस्ट कर सकता है, ठीक है, 1 से 2 हफ्तों तक। इसके अलावा बच्चे को एक्सुडेटिव कंजक्टिवाइटिस होगी, जिसमें एक्सुडेटिव कंजक्टिवाइटिस यानी उसमें एक्सुडेट तो होगा लेकिन वो यार नॉन ऑक्सीडेटिव, दिस इज ए मिस्टेक, इसमें बच्चे को नॉन एक्सुडेटिव, इसमें पस नहीं होगा, नॉन एक्सुडेटिव, नो डिस्चार्ज, नो पस, कंजक्टिवाइटिस, फेरेंजाइटिस, ठीक है। जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी भी इसी टाइम में है। डिस्क्रीट उसको ओरल लेजन्स भी हैं, और वेजिकुलोबुलस स्किन रैश, यानी अक्यूट फिब्राइल फेज चल रहा है, ये था अक्यूट, ये है सब अक्यूट। अक्यूट वाला 1 से 2 हफ्ते चलता है, उसमें बच्चे को आपने याद रखना है हाई फीवर भी है, एंटीबायोटिक से सही नहीं हो रहा, और इसको नॉन एक्सुडेटिव कंजक्टिवाइटिस भी है, फेरेंजाइटिस है, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी है, डिस्क्रीट ओरल लेजन्स और वेजिकुलोबुलस स्किन रैश, ठीक है। तो फिर आता है सब अक्यूट फेज़ जो 4 वीक्स तक होता है। तो उसमें सब अक्यूट में ये देखिए 4 वीक तक सब अक्यूट है, उसमें बच्चे में डिस्क्वामेशन होगी, स्किन पील हो रही है, थ्रोम्बोसाइटोसिस होगा, प्लेटलेट बढ़ जाएंगे, और कोरोनरी एन्यूरिज्म्स की डेवलपमेंट भी इसी में होगी, ठीक है। इसमें ज़्यादा रिस्क होता है सडन डेथ का ड्यूरिंग दिस फेज़, सडन डेथ का रिस्क इसी सब अक्यूट फेज़ में होता है। देन आता है ये थर्ड कन्वालेसेंट फेज़, ये 6 से लेके 8 वीक तक का कन्वालेसेंट फेज़ चलता है। यहाँ पर जो क्लिनिकल साइन है इलनेस के वो डिसअपियर होना हो शुरू होंगे और रिकवरी स्टार्ट होगी, ठीक है, इलनेस के साइन डिसअपियर होंगे। तो आप कैसे डायग्नोज करते हो, ये होगी क्लिनिकल फाइंडिंग, अक्यूट फिब्राइल फेज़, सब अक्यूट फेज़ एंड कन्वालेसेंट फेज़। अच्छा, डायग्नोसिस जो होती है कावासाकी डिजीज़ की, वो इसमें इसका कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता, इसकी डायग्नोसिस क्लिनिकल ही होती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन इसमें थोड़ी हमें लोअर मिलती है, कम मिलती है, बच्चे में अनीमिया होता है, उसका ल्यूकोसाइट का जो काउंट है वो हमें इसमें नॉर्मल मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल से लेके एलिवेटेड ल्यूकोसाइट्स होंगे, यानी ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है विद द न्यूट्रोफिलिया, ल्यूकोसाइटोसिस विथ न्यूट्रोफिल्स एलिवेटेड होंगे, न्यूट्रोफिलिया होगा, ठीक है। और इमेच्योर फॉर्म्स हमें मिल सकती हैं। प्लेटिलेट काउंट भी हमें रेज्ड मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस जिस तरह हमने देखा कि इसमें सब अक्यूट फेज़ में थ्रोम्बोसाइटोसिस है। ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन और अदर जो अक्यूट फेज़ रिएक्टेंट्स हैं वो भी हमें इसमें रेज्ड मिलते हैं। एबनॉर्मल प्लाज्मा लिपिड्स हमें मिलेंगे, ठीक है।
एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी और आर इफेक्टर, ये चीज़ें सारी हमें इसमें नेगेटिव मिलती हैं। इको जब हम करवाएंगे, इको कार्डियोग्राफी एट द डायग्नोसिस एंड अगेन आफ्टर द 6 वीक, 6 मंथ और लॉन्गर इफ़ एबनॉर्मल। ठीक है, हम इको कार्डियोग्राफी करवाएंगे एट डायग्नोसिस एंड अगेन आफ्टर 6 वीक, 6 मंथ और लॉन्गर इफ़ एबनॉर्मल। अगर एबनॉर्मल आ रही तो उससे भी ज़्यादा टाइम तक रिपीट भी करवाएंगे इको। देयर मे बी पेरिकार्डियल इफ्यूजन, कोरोनरी एन्यूरिज्म एंड एन्यूरिज्म ऑफ द पेरिफेरल आर्टरीज अदर देन द कोरोनरी। याद रखें कि कावासाकी डिजीज़ में जो है ना, इसमें एक कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, यही इसमें मेजर कंसर्न होता है। ग्रेटेस्ट रिस्क होता है कावासाकी डिजीज़ में कि कोरोनरी आर्टरीज डैमेज हो जाती हैं। तो एक तो इसमें कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म की फॉर्मेशन होती है कावासाकी डिजीज़ में, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है, अनट्रीटेड बच्चों में 25% में होती है एन्यूरिज्म, यानी डायलेट हो जाएगी उसकी बाद। इसके अलावा मायोकार्डाइटिस भी होता है, ठीक है, हार्ट मसल की इन्फ्लामेशन, पेरिकार्डाइटिस, सैक की इन्फ्लामेशन और वाल्वुलर रीगर्जिटेशन। तो इन बच्चों को जो कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म है तो उनको थ्रोम्बोसिस का भी रिस्क होता है लॉन्ग टर्म में, कोरोनरी आर्टरी स्टीनोसिस का भी रिस्क होता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन का, और सडन डेथ हो जाती है सालों के बाद। ठीक है, अच्छा, अब इसमें 3 फेजेस में मैंने आपको बताया ना कि ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है और उसमें जो फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं, क्लिनिकल फीचर्स देखें अगर हम, एक मैंने आपको बताया अक्यूट फेज़ है, अक्यूट फेज़ 1 to 2 वीक्स का होता है, फेब्राइल पीरियड, उसमें हमें बच्चे में हाई फीवर मिल रहा था, ठीक है, हाई फीवर, और उसी में ही हमें क्रैश क्राइटेरिया भी मिलता है। क्रैश मैंने आपको बताया ना कि सी से जो कंजक्टिवाइटिस, रैश, एडिनोपैथी, स्ट्रॉबेरी टंग एंड हैंड एंड फीट की डिजीज़, और चाइल्ड इरिटेबल होगा। तो इसी अक्यूट फेब्राइल फेज़ में हमें ESR भी हाई मिलेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स। इसी फेज़ में ही इन्वेस्टिगेशन में हमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, वाइट ब्लड सेल बढ़े हुए होंगे और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स कम होंगे। ठीक है, फिर दूसरा फेज़ आता है सब अक्यूट फेज़, 2 से 4 हफ्तों का, इसमें फ़ीवर रिजॉल्व होगा। ठीक है, वो फेब्राइल फेज़ था, इसमें फ़ीवर रिजॉल्व हो रहा है। यहाँ पे अब डिस्कॉमिशन है, आर्थरेल्जिया आर्थराइटिस होगा, और कोरोनरी एन्यूरिज्म का भी रिस्क यहीं पे हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें वेरी हाई प्लेटलेट काउंट, वहाँ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया था लेकिन यहाँ थ्रोम्बोसाइटोसिस मिलता है, वेरी हाई प्लेटलेट काउंट कॉमन, और इसका कैरेक्टरिस्टिक है ये ESR सी रिएक्टिव प्रोटीन वही सेम रहेंगे, एलिवेटेड। देन थर्ड कन्वालेसेंट फेज़ था जो 6 to 8 वीक्स तक होगा, इसमें सारे साइन रिजॉल्व हो जाएंगे और पेशेंट स्लोली नॉर्मल की तरफ आएगा, सारे लैब वैल्यूज़ भी नॉर्मल की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट किस तरह है। प्राइमरी गोल ऑफ ट्रीटमेंट हमारा कावासाकी डिजीज़ में ये होता है कि हम इन्फ्लेमेशन को जो है वो रिड्यूस करें और कोरोनरी आर्टरी डैमेज होने से बचाएं। तो पहले 10 दिन में ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है ऑफ द फीवर ऑनसेट। सबसे पहला इसमें ट्रीटमेंट में है IV इम्यूनोग्लोबुलिन। फर्स्ट लाइन थेरेपी सिंगल डोज IV हमने देना होता है, IV इम्यूनोग्लोबुलिन का। ठीक है, तो ये रैपिडली क्या करेगी, इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करेगी, सिस्टमिक इन्फ्लामेशन रिड्यूस करेगी, कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म होने से रिस्क को रिड्यूस करेगी। ठीक है, दूसरा इसमें एस्पिरिन दी जाती है। अक्यूट फेज़ में हाई डोज हम यूज़ करते हैं एस्पिरिन का, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं अंटिल कि बच्चा फेब्राइल नहीं हो जाता फॉर 48 आवर। तो सब अक्यूट या कन्वालेसेंट फेज़ की अगर मैं बात करूँ तो उसमें फिर हमें लो डोज एस्पिरिन देनी होगी। ठीक है, अक्यूट में हाई डोज एस्पिरिन देंगे, कन्वालेसेंट में या सब अक्यूट में लो डोज एस्पिरिन फॉर इट्स एंटी प्लेटलेट इफेक्ट, जब तक कि इन्फ्लामेटरी मार्कर नॉर्मलाइज हो और इको पे एन्यूरिज्म शो नहीं होता। अगर कोरोनरी एन्यूरिज्म है तो हमें लो डोज एस्पिरिन लॉन्ग टर्म में ही कंटिन्यू रखना होगा। ठीक है, तीसरा हम इको करवाएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कोरोनरी आर्टरीज़ को 1 to 2 week after the diagnosis and 4 to 6 week after the diagnosis to look for the development or resolution. अच्छा, supportive care treatment of Kawasaki is aimed at reducing the inflammation and preventing the occurrence of aneurysm and thrombosis. Acute stage में IV immunoglobulin 2 gram per kg over 10 to 12 hour with aspirin 80 to 100 milligram per kg per day divided in every 6 hour orally for at least 48 hours. कन्वालेसेंट स्टेज में भी एस्पिरिन है लेकिन वही डोज हमने कम कर दिया, अक्यूट में ज़्यादा था 80 to 100, यहाँ पे 3 to 5 मिलीग्राम पर kg per day once daily orally until 6 to 8 week after the illness. Patient receiving the long-term aspirin therapy are candidate for the annual influenza vaccination to reduce the risk of री syndrome. काफ़ी टाइम से अगर बच्चे को एस्पिरिन दे रहे हैं तो उसको री सिंड्रोम से बचाने के लिए उनको हमें एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देनी होगी। वेरिसेला वैक्सीनेशन शुड बी स्ट्रांगली कंसीडर्ड। लॉन्ग टर्म थेरेपी फॉर डोज विद कोरोनरी एबनॉर्मलिटी क्या है, जिन बच्चों को अब हमें इको पे कोरोनरी मसला मिल गया है, एन्यूरिज्म बन गए हैं, तो उनको हम एस्पिरिन जो है 3 to 5 मिलीग्राम पर kg वंस डेली देंगे ओरली, प्लस हमें क्लोपिडोग्रल देना होगा 1 मिलीग्राम पर kg पर डे
वारफरिन या लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन में बी एडिड फॉर दोज एट हाई रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में इनको ये इसका कॉम्बो देंगे एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रल का, जिनको एन्यूरिज्म मिले हैं। डेथ कोरोनरी वास्कुलाइटिस की वजह से कॉजिंग द मायोकार्डियल इन्फाक्शन और रप्चर ऑफ एन एन्यूरिज्म अकर इन अबाउट 1% ऑफ द केसेस। दैट्स इट। तो यहाँ पे जो है कंप्लीट हुआ टॉपिक कावासाकी डिजीज़। एंड एक और होती है एटिपिकल या इनकम्प्लीट कावासाकी डिजीज़। उसमें बच्चे को प्रोलॉन्ग्ड फीवर तो होता है लेकिन उसको लेस देन 4 प्रिंसिपल क्राइटेरिया होगा, तो उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट कावासाकी डिजीज़ या एटिपिकल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके केसेस जो है चैलेंजिंग है, लेकिन इसमें हमें IV इम्यूनोग्लोबुलिन और एस्पिरिन ही देने हैं अगर C रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ है या ESR बढ़ा हुआ है और इको पे अगर हमें कोरोनरी डायलेशन मिल रही है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे यूनिट हमारा कंप्लीट होता है, ये पूरा चैप्टर ही। और नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह ह्यूमन जेनेटिक्स अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे।